पिछली क्लास में हम लोगों ने डीडीएल क्वेरी का क्रिएट स्टेटमेंट देखा था। क्लियर है? किसी को डाउट है उसमें? इसमें एक एरर आ रहा है, डीएनएस प्रोटोकॉल अडॉप्टर एरर। तो उस एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट डेटाबेस फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है वो स्टार्टेड पोजीशन में नहीं है। किसी का अभी तक एरर आया है ऐसा? डीएनएस प्रोटोकॉल अडॉप्टर एरर? नो सर, नहीं है अभी तक। सर मेरा आया था। या तो रिस्टार्ट करो या तो फिर सर्विस को फिर से स्टार्ट करो। ये सर सर्विस को रिस्टार्ट किया था तो हो गया था। हाँ, देखिए ये स्टार्टेड सक्सेसफुली आ गया है। अब मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रेंट देखे थे। कंस्ट्रेंट में हम लोगों ने सारे कंस्ट्रेंट हमने देख लिए थे तकरीबन, है ना। हमने देखा था क्रिएट क्वेरी देखी थी। क्रिएट क्वेरी में हम लोगों ने पहले तो बिना कंस्ट्रेंट के टेबल बनाया था हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट देखे थे। उसके जो कंस्ट्रेंट देखे थे हम लोग देखे थे यूनिक, नॉट नल, टैग, डिफॉल्ट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पहले से एक टेबल है और हम क्या करें, उसको रेफरेंस लेके फिर से दूसरी टेबल बनाएं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अभी देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास जो टेबल्स हैं वो हैं, ये कुछ लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं। इसमें हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है ईएमपी। क्लियर? तो ये ईएमपी टेबल है हमारे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एक और टेबल बनाऊं जिसका नाम रहे ईएमपी 10। ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉय का डेटा रहे। क्लियर है? तो मुझे जो टेबल क्रिएट करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल और टेबल नेम मैंने दिया ईएमपी 10। ठीक है, टेबल नेम मैंने दिया ईएमपी 10। उसके बाद मैं दे रहा हूँ एस करके, फिर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। क्लियर है? तो देखिए एक टेबल क्रिएट हो गई। टेबल का नाम है ईएमपी 10। इसको हम रन करके देखते हैं। तो ईएमपी 10 हमने देखा था। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट 10 की क्या हो गई, रिकॉर्ड्स आ गए और पूरा स्कीमा जो है सेम रहा। सिर्फ रिकॉर्ड्स कौन से आए? डिपार्टमेंट नंबर 10 के। ठीक है, हम चाहते हैं कि सारा स्कीमा भी कॉपी ना करें, तो हम कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स कॉपी करें। तो हमें स्टार की जगह क्या लिखना पड़ेगा? हमें वो पर्टिकुलर कॉलम नेम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल ईएमपी 10 लिख देते हैं। ठीक है, एज सेलेक्ट। अब मुझे इसमें क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ठीक है, सैलरी चाहिए और उनका डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। क्लियर? फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये फिर से एक टेबल क्रिएट हुई और इसमें सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम आए। कौन से? जो कॉलम मैंने क्वेरी में स्पेसिफाई किए थे। तो टेबल नेम इज 1010 ईएमपी 1010। तो देखिए इसमें अब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर ही आपका क्या आ रहा है, इसमें डिस्प्ले हो रहा है। वो भी किसका? सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 का। क्लियर है? अदर डिपार्टमेंट का इसमें श्योर मतलब इसमें नहीं दिखा रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया क्रिएटिंग अ टेबल फ्रॉम अ टेबल। ठीक है, मतलब हमारे पास एक टेबल पहले से एग्जिस्ट है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपी में पूरी की पूरी इंटायर टेबल भी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी टेबल कॉपी करनी है, ईएमपी टेबल को कॉपी करना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? क्रिएट टेबल, सपोज टेबल नेम इज डीईएमपी एस, और फिर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी विदाउट एनी कंडीशन। तो ये क्या हो गई? मेरी टेबल भी क्रिएट हो गई और उसमें क्या हो गया? पूरे डेटा भी आ गए। पूरी की पूरी टेबल मेरी कॉपी हो गई। क्लियर है? सो ये है क्रिएटिंग अ टेबल फ्रॉम अ टेबल।
ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कॉलम नेम ना दिखा के हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट दे रहे हैं। तो वो जो वैल्यू सेट हम दे रहे हैं वो वैल्यू सेट को पूरा क्या कर रहा है, टेबल में बना दे रहा है। ठीक है, मतलब कॉलम्स भी आ जाएंगे और उसमें डेटा भी आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं कि मुझे अगर करना है कि मैं सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर ही कॉपी करूं और मुझे डेटा नहीं चाहिए। क्लियर है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी करना है, डेटा कॉपी नहीं करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, सपोज टेबल नेम इज DDEMP as select star from EMP where 1 is equals to 2। अब ये 1 is equals to 2 जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है कि 1 और 2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये टेबल क्रिएट करता है, इसमें एक भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसी एक फॉल्स कंडीशन दी जो कभी भी ट्रू नहीं होगी। तो ट्रू नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कॉपीड हो चुका है, लेकिन जो डेटा है वो कॉपी नहीं हुआ। क्लियर है। तो देखिए DDEMP में भी देखिए आपका जो EMP नंबर है वो अभी भी EMP नंबर, ई-नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिप्टी नंबर, कॉलम नेम, डेटा टाइप भी वैसे आ रहे हैं। EMP नंबर मेरा प्राइमरी की भी है। ठीक है, लेकिन उसमें एक भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये है क्रिएटिंग अ टेबल एंड क्रिएटिंग ओनली दी, मतलब कॉपिंग ओनली दी स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, नॉट दी डेटा। डेटा हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। क्लियर है। तो ये पूरा हो गया आपका, क्या हुआ, क्रिएट स्टेटमेंट आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, DDL स्टेटमेंट में हमने एक पढ़ा क्रिएट, बाकी जो DDL स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके होते हैं ड्रॉप, अल्टर एंड ड्रॉप, अल्टर, रीनेम एंड योर ट्रंकेट। ठीक है, तो 1 बाय 1 वो भी सब देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड थोड़ी सी बनाई है। तो ये स्लाइड में आप देखें तो हमने लिखा है DDL, DML, TCL। आज हम ये 3 पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें DDL हमारा अभी चल रहा है। तो DDL में हमने क्रिएट स्टेटमेंट अभी तक क्या है, पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है ड्रॉप, फिर हमें देखना है ट्रंकेट, फिर देखना है रीनेम और लास्ट में देखना है हमें अल्टर। क्लियर है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ टेबल्स क्रिएट किए हैं। तो टेबल देखना है मेरे पास कौन कौन से टेबल है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, so it will display all the tables। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। तो मैंने एक टेबल बनाई है DDMP, उसको मैंने क्या किया, ड्रॉप किया। तो सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स इज ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, और टेबल नेम हमने दिया DDMP। सिमिलरली हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल DEMP। तो ये भी मेरी टेबल क्या हो गई, मेरी ड्रॉप हो गई। क्लियर है। लेकिन इसमें आप देखिए हमारे पास 2 टेबल है, एक टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल है प्रोजेक्ट। तो पहले वो देखते हैं टेबल्स हमारी जो स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट टेबल हैं ये हमारी गलत है। अभी इसको हम क्या करते हैं, फिर से क्रिएट करते हैं। तो इसमें स्क्रिप्ट हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने आपको स्क्रिप्ट दी थी, उसमें से 15 स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉरेन की रेफरेंसेस ऑन डिलीट कैस्केड ले रहा है। तो 15 को हम क्या करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लिखते हैं d//scripts और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर 15। तो देखिए टेबल ड्रॉप किया और टेबल के बाद कुछ रोज बना के दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल कौन सी है हमारी, वो है प्रोजेक्ट, और जो चाइल्ड टेबल है वो चाइल्ड टेबल जो है वो है स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं डिलीट करूं ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट, सो इट विल शो एन एरर। व्हाई, बिकॉज चाइल्ड रिकॉर्ड उसमें अभी भी है, और जो चाइल्ड की है वो जब तक इस पेरेंट टेबल को जब तक रिफर कर रही तब तक मैं पेरेंट टेबल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर मुझे डिस्ट्रॉय करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल, या तो मैं क्या करूं, पहले स्टूडेंट को डिस्ट्रॉय करूं, उसके बाद मैं क्या करूं, प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करूं। क्लियर है। या तो फिर मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं ड्रॉप टेबल प्रोजेक्ट और फिर मैं लिखूं कैस्केड कंस्ट्रेंट्स। तो कैस्केड कंस्ट्रेंट लिखने से क्या होगा कि टेबल ड्रॉप करेगा और टेबल से रिलेटेड जितने भी फॉरेन कीज अदर टेबल में हैं उनको क्या करेगा, वो फॉरेन की रहने देगा, मतलब वो एट्रीब्यूट रहने देगा, लेकिन अब वो की नहीं है, मतलब वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं। तो ये हम पिछली क्लास में भी देखे थे। अब अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपको P नंबर एट्रीब्यूट अब दिख रहा है, लेकिन इस P नंबर में अब अदर देन 121, 122, 123 में स्टोर कर सकता हूँ। क्लियर है, क्योंकि अब वो जो है वो फॉरेन की नहीं है, अब वो किसी को रेफर नहीं कर रहा है।
क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ड्रॉप टेबल का सिंटैक्स। तो ड्रॉप टेबल का सिंटैक्स हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल नेम, कि कौन से टेबल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रंकेट टेबल। तो हम लिखते हैं ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। अब ट्रंकेट टेबल टेबल नेम से होता क्या है, हम क्या करते हैं, टेबल को ट्रंकेट करते हैं। ट्रंकेट मीन्स डिलीटिंग ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल। मैंने लिखा है ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। अब अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए इसमें एक भी डेटा नहीं दिखा रहा है। क्लियर है? तो ये जो है ट्रंकेट, ये एक डीडीएल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भले डेटा डिलीट कर रहा है लेकिन ये डीडीएल स्टेटमेंट है। ये कर क्या रहा है, ये पहले टेबल को पूरी तरह डिलीट कर दे रहा है, ड्रॉप कर दे रहा है टेबल को, और फिर से क्रिएट कर रहा है, फिर से क्रिएट कर रहा है। सेम नंबर ऑफ, सेम नेम ऑफ कॉलम, सेम डोमेन्स कंस्ट्रेंट्स, सारे कंस्ट्रेंट सेम है। ठीक है, लेकिन उसमें डेटा नहीं है। क्लियर है? तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे आगे, ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रंकेट स्टेटमेंट, और उसका सिंटैक्स जो है वो है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। तो जिस भी टेबल को ट्रंकेट करना है हम लिखेंगे ट्रंकेट टेबल, और उसका नाम दे देंगे कि ये टेबल को हम क्या करना है, ट्रंकेट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं रीनेमिंग अ टेबल। तो रीनेम टेबल का जो सिंटैक्स है वो है रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। तो हम पहले देखते हैं कौन से टेबल को हम रीनेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो कुछ टेबल्स मुझे दिख रही हैं। तो मेरे पास देखिए एक टेबल मिल रहा है EMP10 जो मैंने अभी क्रिएट की। अब मुझे इसको रीनेम करके करना है, उसको एम्प्लॉय 10 करना है सपोज। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ रीनेम, और रीनेम करके ओल्ड टेबल नेम जो था मेरा क्या था, EMP10, और 2 करके मैं लिखता हूँ न्यू टेबल नेम। न्यू टेबल नेम इज एम्प्लॉय 10। क्लियर है? तो ये देखिए टेबल रीनेम हो गया। अब अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP10, तो इट विल शो एन एरर। लेकिन अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 10, तो इसमें अब कोई एरर नहीं आ रहा है। ये EMP10 को शो कर रहा है जो पहले EMP10 थी, अब वो एम्प्लॉय 10 हो गई है। तो अब एम्प्लॉय 10 से ही हम क्या करेंगे, उस टेबल को रिफर कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंटैक्स इज रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। ठीक है, तो ये देखिए सिंटैक्स मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है आपको। रीनेमिंग ए टेबल में जो सिंटैक्स है वो क्या होता है रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। लेकिन ये जो सिंटैक्स में लिखा है, ये मैंने सिंटैक्स लिखा MySQL का। क्लियर है? तो MySQL में आपका जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। लेकिन अगर ओरेकल में आपको करना है तो आपको लिखना पड़ेगा रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। क्लियर है? अब अल्टर क्वेरी से भी हम रीनेम करना सीखेंगे, उससे पहले हम अल्टर क्वेरी पढ़ लेते हैं पूरी क्या होती है। तो यहाँ तक में किसी को डाउट, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम, 4 हमने क्वेरी पढ़ ली। एनी डाउट? आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही सबको? हेलो, कोई रिस्पांस नहीं है? यस सर, आ रही है। तो रिस्पांस चाहिए ना मेरे को बीच में। सर ड्रॉप टेबल फिर से बता दो। ड्रॉप टेबल फिर से बताना है। तो ड्रॉप टेबल के लिए देखिए ड्रॉप टेबल का जो सिंटैक्स है, हम फिर से लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। कौन सी टेबल ड्रॉप करें, एम्प्लॉय 10 ही ड्रॉप कर देते हैं। तो हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल टेबल नेम इज एम्प्लॉय 10। क्लियर है? तो ये देखिए ये हो गया टेबल आपका ड्रॉप। ठीक है, और अगर हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल नेम इज एम्प्लॉय 10, अब तो ये डिलीट हो गई है, लेकिन मैं आपको वही लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम कैस्केड कंस्ट्रेंट्स। तो ये कैस्केड कंस्ट्रेंट लिखने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब इस पर्टिकुलर टेबल को कोई टेबल रेफर कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट को पहले हम ड्रॉप करते हैं, उसके बाद एक टेबल को हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल में अगर कोई फॉरेन इसमें अगर कोई प्राइमरी की जिसको कोई दूसरे टेबल की फॉरेन की अगर उसको रेफर कर रही है, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। क्लियर है? तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले या तो चाइल्ड टेबल डिलीट करनी पड़ेगी, फिर मुझे पेरेंट टेबल डिलीट करनी पड़ेगी। ट्रंकेट के स्टेटमेंट में भी सेम है कि ट्रंकेट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ट्रंकेट टेबल और प्रोजेक्ट, आपको ट्रंकेट करने नहीं देगा। क्लियर है? करने नहीं दे रहा क्योंकि प्रोजेक्ट में यहाँ पे टेबल ही नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो टेबल को हमने डिलीट कर दिया है, कैस्केड कंस्ट्रेंट से हमने डिलीट कर दिया था। हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं डी ड्राइव स्क्रिप्ट्स और 15।
तो देखिए अब मेरे पास प्रोजेक्ट टेबल है यहाँ पर। प्रोजेक्ट टेबल में अब हम अगर मैं ट्रंकेट करना चाहूँ, ट्रंकेट टेबल और मैं प्रोजेक्ट लिखूँ, तो ये देखिए करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि चाइल्ड रिकॉर्ड जो है उसको रेफर कर रहे हैं अभी, तो मैं पेरेंट रिकॉर्ड को ट्रंकेट नहीं कर सकता। क्लियर है? अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज अल्टर टेबल कमांड। तो सर, इसके लिए हाँ 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 सर वो जो सेलेक्ट क्रिएट टेबल किए थे सेलेक्ट स्टार वाले से, तो हाँ उसमें अगर किसी चाइल्ड को अगर वो उसी का कॉपी हाँ करें तो हाँ हाँ, तो वो पूरे कंपोनेंट सेम रहेंगे उसमें। हाँ कंस्टेंट भी कॉपी करेगा वो। मतलब आपने स्ट्रक्चर foreign कॉपी की भी किया, करेगा। हाँ हाँ, सब फॉरेन की भी कॉपी होगी, बिल्कुल कॉपी होगी। ओके। ठीक है, आपने किसी चाइल्ड टेबल को अगर उसकी कॉपी बनाई है तो वो पर्टिकुलर कंस्टेंट भी पूरे कॉपी करता है। ठीक है, पूरे कंस्टेंट मतलब डोमेन कंस्टेंट और प्राइमरी की कंस्टेंट, फॉरेन की कंस्टेंट सब कॉपी होंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्रिएट टेबल और टेबल करके मैं स्टूड लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ मैं एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट टेबल जो है वो प्रोजेक्ट टेबल को रेफर कर रही थी। तो इसमें अब जो इसमें आपको देखिए कंस्टेंट मिल रहे होंगे, कंस्टेंट आपको पूरे मिल रहे हैं। ठीक है, जैसा स्टूडेंट में था, अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट देखूँ, अच्छा तो यहाँ कंस्टेंट कॉपी नहीं होता, कंस्टेंट कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ डोमेन कंस्टेंट कॉपी होता है, बाकी कंस्टेंट कॉपी नहीं होते हैं। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ डोमेन कंस्टेंट कॉपी होते हैं, बाकी कंस्टेंट आपके कॉपी नहीं होते हैं। लेकिन नॉट नल कंस्टेंट उसमें नहीं है। क्लियर है? तो अच्छा कि आपने इसको रिमाइंड करा दिया, इसको रन करके हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम पहले से क्या करते हैं, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं, और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं स्क्रिप्ट 1 को। ठीक है, 1 को इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम क्योंकि हमें कोई कंस्टेंट नहीं चाहिए अदर देन डोमेन कंस्टेंट, हमें और कोई कंस्टेंट नहीं चाहिए। तो हमारी स्टूडेंट टेबल फिर से क्रिएट हो गई, उसमें कुछ ये 8 रोज हैं जिसमें एक पूरी पूरी नल रो है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, चेंजेस क्या करना है, मुझे एक नया कॉलम चाहिए, स्टूडेंट का एड्रेस भी मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा ऐड, और फिर कॉलम नेम लिखूंगा। कॉलम नेम मुझे क्या डालना है, मुझे लिखना है एड्रेस, और उसका डेटा टाइप क्या है मेरा, varchar 2, और उसको मैं देता हूँ 20 या मुझे देता हूँ 30, ये एड्रेस थोड़ा बड़ा होगा। तो देखिए एक मेरा कॉलम जो है उसमें ऐड हो गया है। तो मैंने क्या किया, अभी टेबल में एक कॉलम ऐड किया। ठीक है, अब ऐड किया मैंने, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं सब के सब नल वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसमें कोई वैल्यूज डाली नहीं है। जो एग्जिस्टिंग 8 रिकॉर्ड्स थे, उन 8 रिकॉर्ड्स में एक नया कॉलम ऐड हुआ, लेकिन उस कॉलम में सारी की सारी नल वैल्यूज आई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर? राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, उन सबको मैं क्या करूंगा, अपडेट स्टेटमेंट्स उनके एड्रेसेस को क्या करूंगा, मैं अपडेट करूंगा। क्लियर है? सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर altering the table in which we have added one column। ठीक है, एक कॉलम मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया। अब मैं चाहता हूं कि एक कॉलम मैं इसमें से डिस्ट्रॉय कर दूं, मुझे नहीं चाहिए कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ब्रांच नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, और फिर मैं लिखूंगा ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम। तो कॉलम नेम मुझे क्या ड्रॉप करना है, मुझे ड्रॉप करना है ब्रांच। ये देखिए यहाँ पे ब्रांच कॉलम आपका क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब अगर मैं फिर से लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए अब ब्रांच नाम का जो कॉलम है वो टेबल से गायब हो चुका है। ठीक है, तो मैं कॉलम ऐड कर सकता हूँ, मैं कॉलम ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है कि हम कॉलम को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स उसका हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर मैंने मार्क्स स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें मार्क्स का अगर मैं डिस्क्रिप्शन देखूँ, तो ये जो मार्क्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, नंबर ऑफ 2 है, मतलब मैं 2 डिजिट तक के मार्क्स स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 3 डिजिट के मार्क्स स्टोर करना है, अगर किसी स्टूडेंट को 100 में 100 मिल गया तो मुझे वो भी स्टोर करना है मान के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मैं स्टोर कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं 100 स्टोर कर ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा उसके डेटा टाइप। तो मैं लिख रहा हूँ अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई। ठीक
ठीक है। और मॉडिफाई कर, मैं किसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ मार्क्स को, मार्क्स और फिर उसका नया डेटा टाइप, नया डेटा टाइप मैंने दिया नंबर ऑफ 3। तो ये मेरा क्या हो गया, टेबल अल्टर हो गई। मैं फिर से टेबल का क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ। तो टेबल डिस्क्रिप्शन में आप देखिए आपको दिखा रहा है इंस्टेड ऑफ नंबर 2 नाउ इट इज शोइंग नंबर ऑफ 3। क्लियर है। तो नंबर ऑफ 2 से नंबर ऑफ 3 हम गए, तो जो पुराना डेटा था वो तो मेरा अभी नंबर 3 के लिए भी वैलिड है, तो ये कर दिया, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ 3 है मेरा और मैं उसमें नंबर ऑफ 3 में 3 डिजिट के मार्क्स स्टोर करके रखा हूँ और मैं फिर उसको चेंज कर रहा हूँ नंबर ऑफ 2 में, तो मेरा दिक्कत हो जाएगा, वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो डेटा मेरा नए डेटा टाइप को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अल्टर कर सकता हूँ। क्लियर है। दैट मीन्स अगर अभी मैं लिखूँ अल्टर टेबल स्टूडेंट, इसी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ मार्क्स 1, आपको अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मार्क्स जो पहले से स्टोर्ड हैं वो 2 डिजिट के स्टोर्ड हैं, ठीक है। तो या तो मैं उसको पहले पूरी तरह मैं खाली कर दूं, मार्क्स कॉलम को पूरी तरह खाली कर दूं, या तो मैं उसका क्या करूं, प्रिसीजन चेंज करूं, ठीक है, डिक्रीज करूं उसका प्रिसीजन कि वो नंबर 1 को मैं क्या करे, एक्वायर करे, मतलब उसके पूरे मार्क्स को मुझे 1 के स्केलिंग में लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं उसका क्या कर सकता हूँ, ये पर्टिकुलर डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली हम नंबर से वेरकेयर भी चेंज कर सकते हैं। नंबर से वेरकेयर भी चेंज करेंगे तो मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो वेरकेयर को सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो मैंने कॉलम ऐड किया, मैंने कॉलम ड्रॉप किया, मैंने कॉलम को डेटा टाइप को मॉडिफाई किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम किसी कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मेरे पास एक कॉलम है, लेट सपोज पी नंबर है, या हम लेते हैं सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर को हम पूरा सेमेस्टर हमें क्या करना है, सेमेस्टर नाम से स्टोर करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट और फिर हम लिखेंगे रीनेम कॉलम, ठीक है, विच कॉलम, सैम टू सेमेस्टर, ठीक है। तो टेबल मेरी अल्टर्ड हो गई। अब अगर मैं देखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मेरा जो टेबल का जो सेम कॉलम था वो क्या हो गया, वो हो गया सेमेस्टर। मतलब अब अगर मैं क्वेरी लिखता हूँ तो मुझे सेमेस्टर से रेफर करना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू 5, क्लियर है। तो मुझे यहाँ पे सैम नहीं लिखना है, अब मुझे सेमेस्टर लिखना है। अब मैं सैम से उसको रेफर नहीं कर सकता क्योंकि उसका मैंने नेम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, और चेंज करके मैंने कर दिया उसको सेमेस्टर। क्लियर है। तो ये 4 ऑप्शंस थे मेरे पास अल्टर क्वेरी में। मैं क्या क्या कर सकता था, मैं कर सकता था कि आपका कॉलम ऐड कर सकता हूँ, मैं कॉलम ड्रॉप कर सकता हूँ, मैं कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं कॉलम के नेम को चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है। अब हम देखते हैं अल्टर क्वेरी में कुछ और, हम कुछ कंस्ट्रेंट्स उसमें क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो टेबल में एक भी प्राइमरी की नहीं है, क्लियर नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक प्राइमरी की ऐड करनी है। मतलब प्राइमरी की ऐड करनी मतलब किसी कॉलम को मुझे प्राइमरी की बनाना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं प्राइमरी की ऐड करूंगा या प्राइमरी की बनाऊंगा तो वो किसी को नहीं बना सकता मैं, ठीक है। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए 40 भी आपका रिपीट कर रहा है, 121 भी रिपीट कर रहा है, 33 भी रिपीट कर रहा है, राम भी रिपीट कर रहा है, 11 भी रिपीट कर रहा है। तो मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जो उसमें सारी की सारी आपकी क्या रहे, यूनिक वैल्यू रहे और उसमें नल वैल्यू भी ना रहे। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, नल डिलीट करना है। तो मैं लिख रहा हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज नल, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, डीडीएल से अब डीएमएल की तरफ जा रहे हैं। तो हमने अब क्या किया, डेटा डिलीट करना स्टार्ट किया है। तो हमने लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट या डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो हमने कंडीशन दिया कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू या रोल नंबर इज नल, ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड उसने क्या किया, डिलीट किया। तो देखते हैं रिकॉर्ड्स कौन से डिलीट हुए। तो आखिरी के 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब मुझे क्या करना है, इसमें से 111 को भी डिलीट करना है, क्लियर है। तो मुझे 111 डिलीट करना है, लेकिन मुझे एक 1 रखना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 1 एंड, और एंड करके मैं एक और कंडीशन देता हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि मैं किसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर रहा हूँ रोल नंबर 1 एंड लेट्स सपोज सेमेस्टर इज इक्वल टू 3। तो देखिए फर्स्ट और
अच्छा, अब सेमेस्टर के लिए मुझे यहाँ पे कंप्लीट सेमेस्टर लिखना पड़ेगा। तो 2 रोज डिलीट हुई, 2 रोज डिलीट हुई, तो अब देखते हैं टेबल में एक रो मिलेगी आपके रोल नंबर 1 की, वो मिल रही है आपको मोहन की, ठीक है। अब मुझे रोल नंबर 2 को भी डिलीट करना है, तो मैं गोपाल में से किसी एक को डिलीट कर सकता हूँ। मैं डिलीट करता हूँ, लेट सपोज गोपाल को मैं डिलीट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम इज इक्वल टू एंड देन गोपाल। क्लियर है? तो अब हम देखें यहाँ पर जो टेबल के मतलब हमारे कंटेंट बचे हैं वो बचे हैं 1, 2 एंड 100। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो स्टूडेंट नेम को भी प्राइमरी की बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सेमेस्टर भी प्राइमरी की बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मार्क्स को भी प्राइमरी की बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो प्रोजेक्ट नंबर को भी प्राइमरी की बना सकता हूँ, लेकिन एड्रेस को मैं प्राइमरी की नहीं बना सकता। वाई? बिकॉज वो उसमें नल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब मैं किसको प्राइमरी की बनाऊं? मैं क्या करता हूं, मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बनाता हूं। तो मैं लिखता हूं ऐड अल्टर टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की मैं किसको बनाऊं? मैं बना रहा हूं रोल नंबर। क्लियर है? तो ये टेबल मेरी देखिए अल्टर्ड हो गई। अब मैं अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखूं तो इसमें देखिए आपको जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है उसके सामने नॉट नल दिख रहा है, मतलब वो प्राइमरी की है, नल वैल्यू कंटेन नहीं कर सकता। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि मुझे प्राइमरी की नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा अल्टर टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ ड्रॉप, और फिर मैं लिखता हूँ प्राइमरी की, और प्राइमरी की। अब मुझे सिर्फ ड्रॉप प्राइमरी की लिखना है, मुझे एट्रीब्यूट नहीं लिखना, क्योंकि प्राइमरी की किसी पर्टिकुलर टेबल में प्राइमरी की एक ही होती है, तो मैं सिर्फ ड्रॉप प्राइमरी की लिख दूंगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूं तो अब देखिए, सॉरी, टेबल के डिस्क्रिप्शन में जो है अब आपको जो है वो नॉट नल नहीं दिखेगा। क्लियर है? लेकिन ड्रॉप प्राइमरी की से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टेबल में वो कॉलम ड्रॉप हो गया, कॉलम अभी भी वैसी का वैसे ही है ना, 2, 100 अभी भी रोल नंबर में स्टोर्ड है, लेकिन अब वो प्राइमरी की नहीं है। मैं उसमें नल इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसमें डुप्लीकेट डेटा भी इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो दिस इज एडिंग ए प्राइमरी की, ठीक है। अब एडिंग ए प्राइमरी की में हम ऐसा भी लिख सकते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ऐड कंस्ट्रेंट, हम कोई अदर देन प्राइमरी की भी हम कोई कंस्ट्रेंट हम डाल सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम लिख रहा हूँ मैं पी की, और फिर मैं कंस्ट्रेंट लिख रहा हूँ प्राइमरी की, एंड प्राइमरी की इज द रोल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी टेबल अल्टर हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं डिस्क्रिप्शन में तो प्राइमरी की मेरी आ गई है। प्राइमरी की क्या है आपकी, जो है वो है स्टूडेंट, सॉरी रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, ठीक है। सिमिलरली हमने पहले ड्रॉप प्राइमरी की लिखा था, हम अब लिख सकते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम इज स्टूडेंट, और फिर लिखते हैं हम ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, कंस्ट्रेंट नेम हमने लिखा था पी की, ये पी की आपका जो है या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपका क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो इट इज बेटर टू नेम एवरी कंस्ट्रेंट, क्योंकि अगर आपको कंस्ट्रेंट का नेम नहीं देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने लिखा था, मैंने यहाँ पे लिखा था ड्रॉप प्राइमरी की, तो हमें पता है कि टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, तो मैं उसको कंस्ट्रेंट नेम दूं या नहीं दूं, मैं ड्रॉप प्राइमरी की लिख सकता हूँ। क्लियर है? लेकिन अगर मैं लिखूं अल्टर टेबल और टेबल नेम और मैं लिखूं ड्रॉप फॉरेन की, तो इसमें आएगा एरर। क्यों? क्योंकि एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है। तो अभी तो इसमें एक ही फॉरेन की है और वो भी अभी तो कोई फॉरेन की नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम एक आपको मैंने स्क्रिप्ट दी थी, और स्क्रिप्ट मैंने वो पिछली क्लास में आपको रन करके नहीं दिखाई थी, मेरे ख्याल से 16 थी, हाँ। अब इस 16 स्क्रिप्ट में देखिए हमने क्या किया है। हमने पहले क्या किया है, E1 को ड्रॉप किया, E2 को ड्रॉप किया, R को ड्रॉप किया। 3 टेबल है मेरे पास, E1, E2 एंड R। फिर मैंने E1 क्रिएट किया, E1 में 3 एट्रीब्यूट है, E11, E13। इसमें E11 जो है मेरा वो है प्राइमरी की, ठीक है। और इनमें 3 मैंने क्या किया, रोज ऐड की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए 1, 4, 7 ये सब आपके जो यूनिक वैल्यूज हैं, मैंने कमिट कर दिया उसको ताकि उसमें डेटा रहे। फिर हमने लिखा क्रिएट टेबल E2, फिर E2 के हमने 3 कॉलम लिए, E21, E22, E23। E21 को मैंने बना दिया प्राइमरी की,
फिर इसमें हमने वैल्यूज डाली, 3 वैल्यूज डाली, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, ये भी वैल्यू जो है आपकी देखिए प्राइमरी की फील्ड जो है वो यूनिक है, 11 है, 14 है और 17 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल आर, और इसमें दोनों टेबल से मैंने क्या किया, एक एक फॉरेन की उठाई है। मतलब E1 से मैंने उठाया है E11, E2 से मैंने उठाया है E21। ठीक है, तो E11 जो रिफर कर रहा है वो E1 को रिफर कर रहा है, E21 जो रिफर कर रहा है वो E2 को रिफर कर रहा है, और मैंने प्राइमरी की बनाया है इन दोनों के कॉम्बिनेशन की। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर टेबल में देखिए मेरे पास दो फॉरेन की है, एक है E11, एक है E21। ठीक है, और E21 करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने टेबल में डेटा डाला है। तो डेटा जो मैं डाल रहा हूँ वो डेटा मेरा वैलिड होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए मीन्स ये जो पहला कॉलम है वो पहला कॉलम जो है वो इससे आना चाहिए, इसके पहले कॉलम से, और इसका जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड कॉलम हमारा क्या आना चाहिए, इससे आना चाहिए, 11, 14, 17। तो देखिए 1 है तो ये 1, 1, 1, 1 4 बार मैंने स्टोर किए हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा 10, ठीक है, यहाँ पे मेरे 11, 14, 17 है, तो यहाँ देखिए 11, 14 मैंने लिए हैं। ठीक है, 17 मैंने नहीं लिया है, मतलब ये इस रो में एरर आएगा क्योंकि 17 जो है वो उसमें नहीं है। 10 में भी एरर आएगा क्योंकि 10 जो है वो इसमें नहीं है, और 111 में भी, 111 में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अच्छा 111 में एरर आएगा क्यों, क्योंकि वो प्राइमरी की है, दोनों कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है। ये 111 भी आपका रिपीट हो रहा है तो इसमें एरर आएगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले स्क्रिप्ट का नेम है 16, तो डी ड्राइव हम लिखते हैं स्क्रिप्ट्स और हम लिखते हैं 16। तो देखिए पहले तो E1 में एरर आया क्योंकि टेबल पहले से थी नहीं, E2 में एरर पहले से टेबल नहीं थी, फिर टेबल ड्रॉप किया, कौन सी, R, क्योंकि R पहले से थी, R मैंने पहले से बना के रखी थी। उसके बाद E1 क्रिएट किया, E2 क्रिएट किया, R क्रिएट किया, और जब R में मैं स्टोर कर रहा हूँ 120 तो उसमें एरर आ रहा था। ठीक है, 120 में एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि 20 जो है वो प्राइमरी की में नहीं है। फिर 10, 11 में हम देख रहे हैं तो उसमें भी एरर आ रहा है क्योंकि 10 मेरा प्राइमरी की में नहीं है। ठीक है, इस ये जो चाइल्ड की है ये किसी पेरेंट की को रिफर कर रही हो, पेरेंट की में ऐसी कोई 10 वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और फिर एक और आ रहा था 111, वो आपका यूनिक कंस्ट्रेंट वैलिडेटेड, क्योंकि प्राइमरी की जो है यूनिक होनी चाहिए, तो कॉम्बिनेशन मेरा यूनिक होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अच्छा उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर E1 और यहाँ पर E2 करना चाहिए, मैंने E11 और E12 कर दिया था। फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पहले CR कर देते हैं। तो देखिए E1 में वैल्यू आई, E2 में वैल्यू आई, और E11 और E12 करके हमने जो R टेबल है, मतलब ये E1 टेबल है, ये E2 टेबल है, और ये मेरी टेबल R है। क्लियर है? अब अगर मैं इसमें चाहूँ, किसमें रिलेशन R में मेरे पास दो फॉरेन की है। ठीक है, एक जो फॉरेन की वो पहले टेबल को रिफर कर रही है, दूसरी फॉरेन की जो है दूसरे टेबल को रिफर कर रही है। अब मैं इसको अल्टर करना चाहूँ कि अल्टर टेबल R, और मैं लिखूँ ड्रॉप फॉरेन की, तो इसमें आएगा एरर क्योंकि दो फॉरेन की है, एक फॉरेन की नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्टर टेबल R ड्रॉप प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की एक ही होती है। ठीक है, प्राइमरी की आपकी एक ही होती है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर फॉरेन की ड्रॉप करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे नेम देना पड़ेगा उनको। तो बेटर है कि हम पहले एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दें, और एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के बाद हम क्या करें, हम यहाँ पर लिखें फॉरेन की, या हम लिखें कंस्ट्रेंट नेम इज F1, और वो कंस्ट्रेंट क्या है कि फॉरेन की कौन सी है, फॉरेन की है E11 विच रेफरेंसेस E11। क्लियर है? उसके बाद फिर इसको हम फिर से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद हम फिर से यहाँ पे लिखें इसको F2, और F2 जो है वो क्या है E21, और किसको रिफर कर रहा है, E2 के E21 को रिफर कर रहा है। और फिर मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ, तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में नेम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, नहीं भी देना चाहूँ तो नहीं भी दे सकता हूँ। तो मैं बेटर है कि नेम दे देते हैं, हम दे देते हैं यहाँ पर P की। ठीक है, तो मैंने इसको भी कंस्ट्रेंट नेम दे दिया है प्राइमरी की। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या है मेरा E11, और कॉम्बिनेशन ऑफ E11 और E21, मतलब कंपोजिट प्राइमरी की है। तो फिर से इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए अब हमारा जो है, अब हमारे
फिर से टेबल क्रिएट हो गई है। अब मैं चाहूँ तो मैं एक फॉरेन की को हटा सकता हूँ कि वो अब उसको रेफर ना करे। तो मैंने लिखा अल्टर टेबल आर और मैं लिखता हूँ ड्रॉप कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट क्या लिखूँ मैं, कंस्ट्रेंट नेम इज F1। तो ये पहला कंस्ट्रेंट मेरा ड्रॉप हो गया। सिमिलरली मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेकेंड कंस्ट्रेंट को भी ड्रॉप कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं चाहूँ तो यहाँ पर FP की को भी ड्रॉप कर सकता हूँ। मतलब अब मेरे रिलेशन R में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मैं कुछ भी डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अल्टर टेबल कमांड। ठीक है, तो अल्टर टेबल में देखिए कुछ छूटा हो तो बस देखते हैं। पहले हमने देखा था एडिंग ए कॉलम, तो हमने लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट एड सिटी, एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने एड्रेस स्टोर किया था। फिर ड्रॉपिंग कॉलम, ड्रॉपिंग के लिए हमने लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, मॉडिफाइंग द डेटा टाइप, सो अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम नेम न्यू डेटा टाइप। ठीक है, फिर है रिनेमिंग एग्जिस्टिंग कॉलम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल्स, सो अल्टरिंग टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम ब्रांच टू BR। ये मैंने किया, मैंने यहाँ पे सेम टू सेमेस्टर किया था। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। फिर है डिसेबलिंग कंस्ट्रेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, ये पिछली क्लास में हमने देखा था डिसेबलिंग एंड इनेबलिंग कंस्ट्रेंट, जिसकी जरूरत कहाँ पड़ रही थी उसका भी हमने लाइव एग्जांपल देखा था, जब हमने दो टेबल बनाए, एक टेबल बनाई इसमें दो एट्रीब्यूट थे, एक प्राइमरी था एक की था। तो ये था डिसेबल कंस्ट्रेंट, ये था इनेबल कंस्ट्रेंट। उसके बाद है एडिंग अ कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट का हमने देखा अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम, और फिर हम कंस्ट्रेंट दे रहे हैं। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम अल्टर क्वेरी से जब भी मैं कंस्ट्रेंट ऐड करता हूं तो हमेशा वो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट ही ऐड करता है, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट में ऐड नहीं कर सकता। क्लियर है? कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो मुझे कॉलम भी ऐड करना पड़ेगा, साथ में उसका कंस्ट्रेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं हमेशा अल्टर टेबल से टेबल लेवल पे ही कंस्ट्रेंट ऐड कर सकता हूँ, कॉलम लेवल पे मैं ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं टेबल के स्ट्रक्चर को अल्टर कर रहा हूँ। तो होल सोल उस टेबल के स्ट्रक्चर में क्या कंस्ट्रेंट है वो हम एक साथ यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं, तो वो हो जाता है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। फिर है ड्रॉपिंग अ कंस्ट्रेंट, तो ड्रॉपिंग कंस्ट्रेंट हमने देखा अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम। तो देखिए ड्रॉप कंस्ट्रेंट P के, ड्रॉप कंस्ट्रेंट F की, हमने ऐसे भी लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की, तो ये मेरा चल रहा था लेकिन ये मेरा नहीं चलेगा, मैं आप लिखता हूँ नॉट वर्क। व्हाई नॉट वर्क? बिकॉज देयर आर मेनी फॉरेन कीज इन वन टेबल। उसका भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया। फिर ड्रॉप टेबल का हमने एग्जांपल लिया, ड्रॉप टेबल टेबल नेम ड्रॉप टेबल टेबल नेम कैस्केड कंस्ट्रेंट्स, ये भी हमने यहाँ पे देखा। कैस्केड कंस्ट्रेंट की जरूरत कब पड़ती होगी, हमने देखा कि जब कोई फॉरेन की उसको रेफर कर रही है तो हम पहले से ड्रॉप नहीं कर पाएंगे उसको, अगर मुझे उसको ड्रॉप करना है तो पहले उसे कंस्ट्रेंट ड्रॉप करने पड़ेंगे, फिर मैं टेबल ड्रॉप कर सकता हूँ। क्लियर है? फिर हमने देखा ट्रंकेट टेबल, तो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम किया हमने। रिनेमिंग अ टेबल, तो रिनेमिंग टेबल में देखिए हमने देखा था रिनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। एक और तरीका है अल्टर टेबल और फिर मैं क्या लिखूं ओल्ड रिनेम टू न्यू। मतलब अब मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास कोई टेबल है, मान के चलो मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे हम देखते हैं EMP 1010 का एक टेबल है। ठीक है, इसको मैं अल्टर करता हूँ अल्टर क्वेरी से, तो हम लिखते हैं अल्टर टेबल, किसको अल्टर EMP 1010। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सिंटेक्स में देखिए हमने यहाँ लिखा है अल्टर टेबल ओल्ड टेबल नेम रीनेम टू न्यू। ठीक है, तो रीनेम टू न्यू टेबल नेम, तो न्यू टेबल में लिखता हूँ EMP 10, क्योंकि EMP 10 नाम से हमारी कोई टेबल नहीं थी। तो ये देखिए आपका जो कर दिया वो EMP 10 कर दिया। ठीक है, तो मैं रीनेम करने के लिए दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं डायरेक्टली रीनेम कमांड यूज करूँ, या तो मैं अल्टर क्वेरी से भी रीनेम कर सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है DDL स्टेटमेंट्स। क्लियर है? तो DDL में किसी को डाउट, अदरवाइज वी विल स्विच ओवर टू DML स्टेटमेंट्स। एनी डाउट? एम आई ऑडिबल? सर डिसेबल कांस्टेंट और ड्रॉप कांस्टेंट में क्या अंतर है? हाँ, डिसेबल कंस्टेंट और ड्रॉप कंस्टेंट में ये अंतर है कि ड्रॉप मतलब मैंने ड्रॉप कर दिया है उसको, वो ऐसा कोई कंस्टेंट अब बचा ही नहीं। लेकिन डिसेबल कंस्टेंट मतलब मैंने टाइम बिंग के लिए उसको डिसेबल करके रखा हूँ, मैं चाहूँ तो उसको बाद में इनेबल कर सकता हूँ। ठीक है, उसका एग्जांपल हमने पिछली क्लास में देखा था जब हमने A और C करके लिया था, क्वेश्चन किए थे वो जो। हाँ, एक प्रोग्राम हमने करके देखा है उसका, गेट क्वेश्चन करके देखा है उसका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं DML स्टेटमेंट। तो DML में हमें बेसिकली जो है DML में 5 स्टेटमेंट्स होते हैं।
इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट एंड मर्ज, जिसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट को अब बोला जाता है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो DQL तो हम लोग लैब में अभी पढ़ ही रहे हैं। अभी हम देखते हैं फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। ठीक है, मर्ज भी हम बाकी कभी देखेंगे, पहले हम देखते हैं इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई टेबल मिले जिसमें हम डेटा इंसर्ट करें। यहाँ पे देखिए एक टेबल है मेरे पास जिसमें 3 रो है। ठीक है, अभी मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ठीक है, 3 रो है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम इज स्टूडेंट, फिर मैं लिखूंगा वैल्यूज और फिर मैं क्या करूंगा, वैल्यूज देना स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ रोल नंबर 9, नेम इज दिनेश, कैपिटल दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल भी दे सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर इज 5, ब्रांच अब हमने एट्रीब्यूट हटाई दिया वहां से। अब मैं मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ, तो मार्क्स स्टोर करता हूँ, सपोज मैं 55, प्रोजेक्ट नंबर स्टोर करना है, सपोज मैंने स्टोर कर दिया 121, और मुझे क्या करना है, एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ एड्रेस दे देता हूँ दीपक नगर जो। क्लियर? तो ये देखिए एक रो इसमें क्या किया, इंसर्ट किया। अब हम देखें यहाँ पर, तो एक रो हमारी यहाँ पर जो है वो ऐड हो चुकी है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और फिर वैल्यूज मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू सेट दिया, मैंने दिया रोल नंबर, मैंने दिया नेम, मैंने दिया सेमेस्टर, मैंने दिया मार्क्स, फिर मैंने दिया प्रोजेक्ट नंबर और फिर मैंने दिया उसका एड्रेस। क्लियर है? दूसरा सिंटेक्स है इसका कि इंसर्ट इनटू, छोटा कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम इज स्टूडेंट, और फिर मैं क्या करूं, कॉलम्स डिफाइन करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले एस नेम की वैल्यू है, तो मैंने पहले एस नेम लिखा है, फिर मेरे पास सेमेस्टर की वैल्यू है, फिर मैंने सेमेस्टर लिखा है, फिर मेरे पास रोल नंबर वैल्यू है, फिर मेरे पास पी नंबर वैल्यू है, फिर उस पी नंबर के मार्क्स है मेरे पास, और आखिरी मेरे पास क्या है, उसका एड्रेस है। तो मैंने क्या किया, ऐसा कुछ डिफाइन किया, जिस ऑर्डर में मेरे पास डेटा है उसको ऑर्डर मैंने पहले क्या किया, स्पेसिफाई किया, फिर मैंने लिखा वैल्यूज, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सपोज वैल्यू इज 10, और मैं लिखता हूँ कुमार, सॉरी पहले मेरा क्या आएगा, मेरा पहले आएगा कुमार, फिर आएगा सेमेस्टर, सेमेस्टर इज सपोज 5, फिर आ रहा है मेरे पास रोल नंबर, तो रोल नंबर मैं स्टोर कर रहा हूँ सपोज 10, प्रोजेक्ट नंबर तो वो मैंने दिया 122, फिर मेरे पास मार्क्स होने चाहिए, तो मार्क्स सपोज मैंने स्टोर कर दिया 30, और फिर मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए एड्रेस, तो मैं यहाँ पे आप एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ सपोज रायपुर। तो ये आपकी क्या हो गई, फिर से एक रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पहले में मैंने कॉलम ऑर्डर नहीं दिया था, तो क्या किया, टेबल डिस्क्रिप्शन से कॉलम ऑर्डर उठाया, जो डीटेल क्वेरी में हमने डिफाइन किया था कि पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। और अभी वाली क्वेरी में हमने क्या लिखा है, हमने पहले कॉलम ऑर्डर स्पेसिफाई किया है, और फिर हमने क्या किया, उसकी वैल्यू स्पेसिफाई की है उस पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट। अब उसके बाद इसमें इंसर्ट स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ क्वेरीज करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रोज को एक साथ हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसके लिए देखिए मैं कोई एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, मैं क्रिएट टेबल, या हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं और फिर से क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, कौन सी, स्टूडेंट टेबल को। तो स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड है, इसमें 8 कॉलम्स हैं, अब मैं इसको ट्रंकेट भी कर देता हूँ ताकि इसमें एक भी कॉलम ना रहे, तो मैंने लिखा ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। तो अब देखेंगे तो इसमें एक भी कॉलम, सॉरी एक भी डेटा मेरा क्या है, नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहले मैं टेबल डिस्क्रिप्शन देखता हूँ ताकि मैं क्या करूँ, डेटा इंसर्ट कर सकूँ। तो पहला मेरा रोल नंबर है, फिर मेरा नेम है, फिर मेरा सैम है, फिर मेरा ब्रांच है, फिर मेरा मार्क्स है, और फिर मेरा क्या है, पी नंबर है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम इज स्टूडेंट, मैं लिखता हूँ वैल्यूज, और वैल्यूज करके अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल यूज करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एम्परसन रोल नंबर, फिर मैं लिखता हूँ सिंगल कोट्स में एम्परसन एस नेम, फिर मैं लिखता हूँ सेमेस्टर, सेमेस्टर के लिए अगेन मैं लिखता हूँ एम्परसन सैम, फिर मैं लिखता हूँ एम्परसन सिंगल कोट्स में एम्परसन ब्रांच, नेक्स्ट इज एम्परसन मार्क्स, नेक्स्ट वन इज एम्परसन पी नंबर।
तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए पहली वैल्यू पूछ रहा है वो, इंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, मैंने दिया 1, फिर पूछा नेम, तो नेम के लिए मैंने दिया सपोज राम, फिर सेमेस्टर पूछ रहा है, मैंने दिया 3, ब्रांच पूछ रहा है तो मैंने दिया CSE, मार्क्स पूछ रहा है तो मैंने दिया 40, 121 मैंने दिया प्रोजेक्ट नंबर। तो देखिए इसने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर क्या किया कि ये जो 1 है ये रोल नंबर वैल्यू है, ये जो है ये सेमेस्टर है, सॉरी ये जो नेम है ये फिर सेमेस्टर वैल्यू है, ये ब्रांच है, ये 40 मार्क्स है, और 121 जो है P नंबर है। तो इसने एक्चुअली में जो चेक किया है वो चेक किया है कि डोमेन कंस्ट्रेंट मेरा कोई वायलेट तो नहीं हो रहा है। ये जो 1 है वो इस पर्टिकुलर की जगह उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद मतलब पहले जो क्वेरी थी मेरी होती इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज और एम्परसेंड करके लिखा था, अब उसको क्या किया उसने सब्स्टिट्यूट करके क्वेरी को बना दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 राम 3 CSE 40 121। ठीक है, तो अगर ये 1 राम 3 CSE 40 121 वैलिड डेटा है अकॉर्डिंग टू माय डोमेन कंस्ट्रेंट, तो वो क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी एक रो इंसर्ट हो गई, मुझे दूसरी रो भी इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड रो इंसर्ट करूंगा, 2 श्याम 5 CSE 50 122। फिर मुझे थर्ड रो इंसर्ट करनी है, मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया, मैंने लिखा 3 मोहन 7 CSE, नेक्स्ट वन इज 55, नेक्स्ट वन इज 123। ये 3 रोज मेरी क्या हो गई, इसमें इंसर्ट हो गई। एक पर्टिकुलर क्वेरी से मैंने क्या किया, मल्टीपल रोज को मैंने क्या किया, इंसर्ट किया। क्लियर है, ये हो गई हमारी क्या हो गई, टेबल स्टूडेंट, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा इंसर्ट कर पा रहा हूँ। एक क्वेरी से मैं एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहा हूँ। सिमिलरली हम चाहें तो इसमें बाकी रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, उस इंसर्ट क्वेरी को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं स्टोर करता हूँ 4 गोपाल 7 IT 65 121। फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या किया, स्लैश किया, फिर हम दिए 5 रिंकी 3 मैकेनिकल 90 122, फिर हमने लास्ट दिया 6 और फिर हमने दिया पिंकी, ठीक है 3 ETC एंड देन मार्क्स इज 40 एंड प्रोजेक्ट नंबर इज 123। तो ये आ गई आपकी टेबल में, रिकॉर्ड्स आ गए हैं, आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो 6 रिकॉर्ड्स आप हो चुके हैं। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट का स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि मैं एक टेबल और है मेरे पास, मान के चलो मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। चलो क्रिएट टेबल स्टूडेंट CSE, स्टूडेंट अंडरस्कोर CSE या स्टूडेंट अंडरस्कोर CSE एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल टू CSE। तो इससे क्या होगा, टेबल क्रिएट होगी स्टूडेंट CSE, उसमें जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, पूरे CSE डिपार्टमेंट के रोज आएंगी। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वेयर 1 इज इक्वल टू 2। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर कॉपी हुआ है और कुछ कॉपी नहीं हुआ है, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो अब मेरा डाउट ये है कि अगर मेरे पास पहले से एक टेबल है, इसका स्ट्रक्चर सेम है आपके स्टूडेंट टेबल के स्ट्रक्चर से। ठीक है, स्टूड CSE करके एक टेबल है जिसमें यही सारे कॉलम हैं लेकिन डेटा एक भी नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये जो स्टूडेंट टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल से डेटा कॉपी करना है और किस में डालना है, इस स्टूडेंट CS में डालना है। कौन सा डेटा, जो CS डिपार्टमेंट के रोज हैं उन्हीं को ही कॉपी करना है बस। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इंसर्ट टेबल नेम, टेबल नेम इज स्टूड अंडरस्कोर CSE और वैल्यूज न लिख के मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्वेरी लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल टू CSE। 0 रोज हुआ क्योंकि मैंने CSE कैपिटल दिया है, मुझे यहाँ पे देना चाहिए स्मॉल, क्योंकि मेरा अब डेटा जो है वो स्मॉल लेटर्स में। तो देखिए 3 रोज क्रिएटेड आ गया। अब अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड अंडरस्कोर CSE, तो देखिए 3 रोज इसमें आ चुकी हैं, CSE CSE CSE, जिसमें तीनों की ब्रांच CSE है, वो तीनों रो मेरी क्या आ गई, इस पर्टिकुलर टेबल में आ गई। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं क्रिएट करूं कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर CSE एज सेलेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ ही कॉलम लूँ, मैं लूँ रोल नंबर
मैं नेम लेता हूँ और उसका मैं क्या लेता हूँ, ब्रांच लेता हूँ। मैंने ये तीन ही वैल्यू ली हैं। तो देखिए अब इसमें मेरे पास जो है सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर में क्या आया है, सिर्फ यही तीन पर्टिकुलर कॉलम आए हैं जो मैंने स्ट्रक्चर कॉपी किए हैं, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच, लेकिन डेटा एक भी नहीं आया है। अब मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट टेबल से डेटा उठाऊं, ब्रांच इक्वल टू सीएसई का, ठीक है, और कौन कौन से डेटा उठाना है मुझे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और ब्रांच। क्यों? क्योंकि मेरे टेबल में वही तीन कॉलम है। तो मुझे फिर से क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा इंसर्ट, थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई, और फिर मैं लिखूं सेलेक्ट, और फिर मैं क्या लिखूं, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए रोल नंबर, तो रोल नंबर, फिर मैं लिखूं एस नेम, फिर मैं लिखूं ब्रांच, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल टू सीएसई। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें भी सीएस डिपार्टमेंट की सारी रोज आ गई, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई सेलेक्ट, और ये कॉलम ऑर्डर मैंने दिया है, ये उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस कॉलम ऑर्डर में मेरा इस पर्टिकुलर टेबल में कॉलम है। मतलब पहले उसमें रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर ब्रांच है, तो मुझे वैसे ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेरी में एरर आएगा। क्लियर है? अगर मैं इस क्वेरी को अगर ऐसा करूं कि मैं पहले यहाँ पे क्या करूं, पहले यहाँ पे ब्रांच ले लेता हूँ और फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एस नेम, इसमें आएगा, हाँ, इसमें क्वेरी में एरर कुछ नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आप देखें तो डेटा गलत डला है ना। देखिए ये इसको नेम कंसीडर कर लिया उसने, इसको ब्रांच कंसीडर कर लिया उसने, वो इसने बाइट अभी ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों का जो डेटा टाइप था वो सेम था, नेम और ब्रांच दोनों का डेटा टाइप सेम, दोनों varchar2 थे और दोनों 20 थे, इसलिए उसने ले लिया। लेकिन आपको वो पर्टिकुलर कॉलम ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी क्वेरी सही नहीं चलेगी। अभी भी क्वेरी मेरी सही नहीं चली है, एग्जीक्यूट जरूर हो गई है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर हम देखते हैं डिलीट स्टेटमेंट। अगर मुझे डिलीट करना है तो हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो टेबल नेम इज सपोज स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई वेयर, और वेयर का कंडीशन देना है मुझे, कंडीशन में दे रहा हूँ रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिए दो रो मेरी क्या हो गई, डिलीट हो गई, तो डिलीट हो गई 1, और ये 1 वाली ये दोनों रो मेरी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो मुझे यहाँ पे देना है, मेरा सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम कंडीशन, जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो पर्टिकुलर रोज मेरी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं बिना कंडीशन के देता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सीएसई, ये सारी की सारी रोज डिलीट कर देगा जो है इसमें। अब अगर मैं देखूं कि यहाँ पर एक भी रो मेरी नहीं है, क्लियर है, इसमें एक भी रो मेरी अब नहीं बची, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अनकंडीशनल दिया, मैंने कंडीशन दी नहीं, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करने से क्या किया उसने, पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप, पूरी की पूरी टेबल को क्या कर दिया उसने, ट्रंकेट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी और आपके एग्जाम में भी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट स्टेटमेंट एंड डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इससे पहले हमने लिखा था ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, अब हम लिख रहे हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ट्रंकेट जो है वो डीडीएल स्टेटमेंट है और डिलीट जो है वो डीएमएल स्टेटमेंट है। दैट मींस ये टेबल के स्ट्रक्चर में काम करेगा, ये टेबल के डेटा में काम करेगा, ठीक है। सिंटेक्स जो है वो क्या है, ट्रंकेट टेबल नेम, ये जो है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, जिसमें कंडीशन जो है ऑप्शनल है आपका, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज इन ट्रंकेट स्टेटमेंट, बट वी हैव टू यूज और वी कैन यूज द वेयर क्लॉज इन डिलीट स्टेटमेंट। मतलब ये ऑप्शनल है लेकिन मैं उसको लगा सकता हूँ इसमें डिलीट में, लेकिन ट्रंकेट में मैं कोई वेयर क्लॉज अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज आफ्टर ट्रंकेटिंग द टेबल यूजिंग ट्रंकेट स्टेटमेंट, रोज कैन नॉट बी और डेटा कैन नॉट बी रोल बैक। तो ये रोल बैक वाला अभी हम देखेंगे, ठीक है। जबकि डिलीट में हम क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। अभी मैंने कमिट कर दिया था वहां पर, अगर मैं वहां रोल बैक लिखता तो मेरी पूरी की पूरी रो क्या हो जाती, वापस आ जाती, ठीक है। फिर ये है ट्रंकेट फर्स्ट ड्रॉप द टेबल। मेन डिफरेंस जो है वो क्या है कि ट्रंकेट स्टेटमेंट फर्स्ट ड्रॉप्स द टेबल एंड देन रिक्रिएट्स इट विद द सेम नेम, सेम कॉलम नेम एंड सेम डोमेन कंस्ट्रेंट विद नो डेटा, ठीक है। मतलब उसमें जो टेबल नेम वो भी सेम रहेगा, कॉलम नेम भी सेम रहेंगे, उनके जो डेटा टाइप है वो भी सेम रहेंगे, लेकिन उसमें डेटा कुछ भी नहीं रहेगा। इट इज जस्ट लाइक फॉर्मेटिंग योर हार्ड ड्राइव। जब आप फॉर्मेट करते हैं अपने हार्ड ड्राइव तो क्या करता है, डेटा पूरा डिलीट कर देता है, फिर से बना के दे देता है, तो क्या करता है, फिर से रीस्ट्रक्चर करता है उस पर्टिकुलर ड्राइव को।
सिमिलरली ट्रंकेट भी आप क्या कर रहा है, आपके टेबल के जो फिजिकल स्टोरेज है उसको क्या कर रहा है, उसने फिर से रीस्ट्रक्चर किया। जबकि डिलीट जो है वो क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है रो को, जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है सिर्फ उन्हीं को डिलीट कर रहा है। अगर आप कंडीशन दे ही नहीं रहे हैं तो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे रोज को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। मतलब ये पूरा एक एक रो को डिलीट कर रहा है। जबकि ये क्या कर रहा है, ये पूरे टेबल को डिलीट कर दे रहा है, चाहे उसमें 100 रिकॉर्ड रहे चाहे 1 लाख रिकॉर्ड रहे, एक बार में डिलीट कर देगा, डिलीट करके फिर से क्रिएट करके दे देगा। जबकि इससे अगर डिलीट करूंगा तो ये 1 बाय 1 एक एक रो को डिलीट करना स्टार्ट करेगा। सो ट्रंकेट इज फास्टर क्योंकि वो सीधा सीधा पूरी टेबल ही डिलीट कर दे रहा है, डिलीट करके फिर से क्रिएट कर रहा है। जबकि डिलीट जो है स्लोअर है, क्योंकि जितने ज्यादा रोज होंगी उतने ज्यादा उसको एक एक करके प्रोसेस करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज ट्रिगर्स कैन नॉट बी फायर्ड अगेंस्ट ट्रंकेट स्टेटमेंट। मैं इसमें ट्रिगर फायर नहीं कर सकता। जो ट्रिगर हम पढ़ेंगे, ट्रिगर क्या होते हैं, उसमें एक ट्रिगरिंग एक्शन रहता है और एक ट्रिगरिंग इवेंट रहता है। तो ट्रिगरिंग इवेंट में हम इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये तीन हम ट्रिगरिंग इवेंट बना सकते हैं, लेकिन ट्रंकेट ऐसा कोई इवेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें हम डिलीट में हम ट्रिगर फायर कर सकते हैं, ट्रंकेट में हम ट्रिगर फायर नहीं कर सकते। ये हम देखेंगे सबसे लास्ट लैब में जब हम पढ़ेंगे ट्रिगर्स। फिर यू कैन नॉट ट्रंकेट ए टेबल दैट हैज एन फॉरेन की कंस्ट्रेंट। मतलब ये हमने देखा कि अगर फॉरेन की था, मतलब हमने लिखा था ट्रंकेट टेबल प्रोजेक्ट, तो वो ट्रंकेट करने नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कोई ना कोई फॉरेन की या कोई ना कोई चाइल्ड की रिफर कर रही थी। लेकिन आप डिलीट कर सकते हैं अगर आपके टेबल में कोई फॉरेन की कंस्ट्रेंट है तो। जैसे स्टूडेंट में फॉरेन की कंस्ट्रेंट है तो उस रो को मैं डिलीट कर पा रहा था। क्लियर है? उसके बाद है ट्रंकेट रीसेट्स द आइडेंटिटी काउंटर इफ देयर इज एनी आइडेंटिटी कॉलम प्रेजेंट इन द टेबल। मतलब अगर आपका सरोगेट की है, ठीक है, तो ये सरोगेट की कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे जब हम सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। तो उन सीक्वेंसेस में क्या होता है कि अगर मैं ट्रंकेट कर दे रहा हूं तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को फिर से 1 से स्टार्ट कर देता है। जैसे ऑटो इंक्रीमेंट करके आपके कुछ डीएमएस में है, तो उसको अगर आप ट्रंकेट कर देंगे तो वो क्या करेगा, फिर से वो क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट 1 से स्टार्ट करेगा। जबकि डिलीट, अगर मैं किसी को डिलीट कर दे रहा हूँ तो वो रिसेट नहीं करता उसको, उसकी नेक्स्ट वैल्यू ही लेगा। भले बीच की वैल्यू आपने ड्रॉप कर दी हो, डिलीट कर दी हो, लेकिन वो नेक्स्ट वैल्यू वही लेगा जो वैल्यू आती है उसमें जो आएगी ऑटो इंक्रीमेंट में। ठीक है, मतलब एक वैल्यू जनरेट हो चुकी है तो उसमें नेक्स्ट वैल्यू ही लेगा, वो पुरानी वैल्यू को रीयूज नहीं करेगा। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज द less resource since it will process the full table and its non-locked operation। ये पूरे के पूरे जो रिसोर्सेस हैं उसमें रिसोर्स एक लेस रिसोर्स कंज्यूम करता है, क्योंकि एक बार में पूरी फुल टेबल को क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। एक बार में पूरी की पूरी टेबल को क्या करता है, ड्रॉप करता है और फिर से क्रिएट कर देता है। जबकि ये मोर रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा रोज आप डिलीट करेंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेस उसको लगेंगे, उतनी ज्यादा उसको टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा उसको रिसोर्सेस लगेंगे। क्लियर है? और ये नॉन लॉक्ड ऑपरेशन है, लेकिन ये लॉक्ड ऑपरेशन है। ये लॉक्ड ऑपरेशन है इसलिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रोल बैक कर सकता हूँ। ये नॉन लॉक्ड ऑपरेशन है इसलिए मैं इसको रोल बैक नहीं कर सकता। क्लियर है? ये रोल बैक वाला ऑप्शन भी हम देखेंगे अभी। तो ये हो गया डिलीट स्टेटमेंट। फिर हम देखते हैं अपडेट स्टेटमेंट। तो अपडेट स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, सबसे पहले एक टेबल देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। हेलो सर। हाँ सर ट्रंकेटेड वाले में ट्रिगरिंग वाला एक स्टेटमेंट, सर ट्रंकेटेड वाले में ट्रिगरिंग वाले स्टेटमेंट का एक बार एग्जांपल बताइए ना। ट्रिगरिंग वाला मतलब ट्रिगरिंग वाला एग्जांपल अगर आपको देखना है, मान के चलो जैसे आपने ऑन डिलीट कैस्केड पढ़ा है। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड में आपने जो पढ़ा है कि इफ यू डिलीट अ पेरेंट की ऑल द चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड। ठीक है, ये ऑन डिलीट कैस्केड में आपने बनाया, नॉन प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट में बनाया, जिसमें आपने टेबल में कंस्ट्रेंट बता दिया कि फॉरेन की इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को रिफर कर रही है विद ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, अगर आप ऑन डिलीट कैस्केड नहीं लिखते तो आपको डिलीट करने नहीं दे रहा था। ठीक है, तब अगर आपको डिलीट करना है कि मैं अगर मैं पेरेंट की डिलीट करूं, चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट बनाने पड़ेंगे। तो प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिगर बनाते हैं। और ट्रिगर जो होते हैं वो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कुछ भी एग्जीक्यूट करूं तो उसके एवज पे हम क्या, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो करने के लिए हम ट्रिगर्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूं कि मैं एक टेबल को कुछ डेटा डिलीट करूं। ठीक है, मान के चलो मेरे टेबल में स्टूडेंट हैं जो CS IT हैं, इसी सब के हैं। मुझे क्या करना है, स्टूडेंट CSE के रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। और मैं चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट होकर दूसरे टेबल में स्टोर हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा कि अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ उस टेबल से कुछ भी डेटा डिलीट करूँ तो वो क्या हो जाए, वो उठा के चला जाए दूसरे टेबल में। ठीक है,
जिससे मेरा कुछ भी नुकसान ना हो। मेरा यहाँ से भले डिलीट हो जाए लेकिन दूसरे टेबल में वो डेटा परसिस्ट करे, तो उसके लिए मुझे ट्रिगर बनाना पड़ेगा। तो वो ट्रिगर मैं डिलीट स्टेटमेंट में बना सकता हूँ कि आफ्टर डिलीटिंग द रोज फ्रॉम दिस टेबल द डेटा कैन बी इंसर्टेड इन अनदर टेबल। लेकिन ट्रंकेट में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं बना सकता। ये ट्रिगर पढ़ेंगे हम लोग, डीडीएल ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर सब पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे। सर एक और था जो लास्ट पॉइंट में जो लॉग्ड ऑपरेशन है, तो लॉग्ड ऑपरेशन क्या बोलते हैं, डेटाबेस में काम मतलब किस सेंस में काम करता है? अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी तक तो आप लोग क्या घर में कर रहे हैं प्रैक्टिस, घर में कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आप लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने लैपटॉप में अपना अपना डेटाबेस बनाए हैं, क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यू वांट टू ड्रॉप ईएमपी टेबल या आपको डिलीट करना है डेटा फ्रॉम ईएमपी टेबल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं अपने टेबल में अपने सिस्टम में लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कंडीशन जो भी सेटिस्फाई होगी डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पर आप लोग क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करते थे, ठीक है। तो आपका सर्वर था, सर्वर एक जगह स्टोर्ड है, डेटा आपका सर्वर में स्टोर्ड है, और सारे के सारे लैब 1 लैब 2 बोलो लैब 3 बोलो सब जगह क्लाइंट मशीन में क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ओरेकल का, ठीक है। तो अब वहां पर अगर कोई स्टूडेंट कहीं से भी डिलीट कर सकता है, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर कंडीशन दे देनी है उसको। अगर उसने डिलीट किया तो बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको भी क्या करेगा, वो दिखेगा कि भैया डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं अभी तक बोलता था कि अगर किसी ने ईएमपी टेबल से छेड़खानी की, ईएमपी और डीपी टेबल से छेड़खानी की, तो मैं लैब नहीं लूंगा बोलता था, ठीक है। तो वो क्या होता था, कुछ लोग 11-12 में पढ़ के आते तो क्या करते कर देते थे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि कौन डिलीट किया है, तो मैं क्या करूं, एक लॉग मेंटेन करूं कि अगर किसी ने डिलीट किया है तो उसका आईपी एड्रेस स्टोर हो जाए, उसके मशीन का नाम स्टोर हो जाए, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि उस टेबल में किसने इंसर्ट किया है, किसने डिलीट किया है, किसने अपडेट किया है। तो मैं कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर्स। तो वो ट्रिगर में जब हम लोग लास्ट, अगर आप लोग लैब मैनुअल अपना खोलेंगे तो उसमें देखिए आखिरी में लिखा हुआ है कि अगर हम कुछ डिलीट कर रहे हैं तो एक लॉग मेंटेन करें कि कौन सा यूजर उसको कर रहा है, कौन सा पर्टिकुलर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, इंसर्ट डिलीट की अपडेट, ठीक है। ये देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। जो आपका लैब है सबसे आखिरी लैब में जब ट्रिगर पढ़ेंगे हम लोग, तो ट्रिगर में एक लॉग वाला मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें ट्रिगर पढ़ने के लिए पहले तो हमें पीएलएसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, write a PLSQL program to create a trigger for every insert, update and delete operation on the student table. A row is added to the log table recording the date, user and action. मतलब कौन सी डेट में परफॉर्म किया गया है इंसर्ट डिलीट या अपडेट, किस यूजर ने अप्लाई किया है इंसर्ट डिलीट और अपडेट, और कौन सा एक्शन परफॉर्म किया गया है, इंसर्ट किया गया है कि डिलीट किया गया है कि अपडेट किया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे जब हम ट्रिगर्स पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये ट्रिगर जो हम पढ़ेंगे, ट्रिगर की अगर आपको पढ़ना है तो उसमें मैंने पूरी थ्योरी लिखी हुई है ट्रिगर की, आप चाहें तो उसको पढ़ के और एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है, पूरा यहाँ पे आपको जो है उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो ये अभी हमारे इस लैब के कंटेंट से नहीं है, अभी हम लोग जो लेक्चर पढ़ रहे हैं हमें डीडीएल और डीएमएल और टीसीएल में फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ तक में अभी किसी कोई डाउट, अदरवाइज लास्ट हम लोग पढ़ेंगे 10 मिनट और पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे टीसीएल कमांड्स, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। यहाँ तक किसी को डाउट? सर अभी जावा क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये 5 मिनट के अंदर टेस्ट भी है शायद, अभी टेस्ट भी होगा फिर। चलो ठीक है, तो टीसीएल फिर अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट में आप लोगों को दे देता हूँ, टेस्ट लिंक आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। यस सर, थैंक यू सर।